जी क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत कर रहे हैं और कोशिश करते हैं आज ये चैप्टर खत्म कर दें, ठीक है। थोड़ा करेंगे, सर को वेट करा देंगे। और ये फैन ऑफ कर दो अपना वाला। चलो दीदी क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते, क्या लिखा है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय लिस्टेड कंपनी एनबीएफसी। दीदी कौन सी कंपनी है ये, लिस्टेड है, एनबीएफसी है। इन द फॉलोइंग केसेस, बेटा एंट्री बना के दिखाने, बताओ क्या बनेगा। डीआरआई, डीआरआई कुछ भी नहीं बनेगा। डीआरआर तो नहीं बनेगा, डीआरआर तो नहीं बनेगा। डीआरआई क्या लिखा है, 15%। हाँ 15%, 10% डिबेंचर, 100 रुपीज ईच, इशूड एट एंड रिडीमेबल एट, और 60,000, 12%। ये दो अलग अलग केसेस हैं, क्लियर है ये नहीं है। अरे बोलो आएंगे ना। मैं एक काम करूं, मैं दूसरा वाला करूं। चलो 11 सेक्शन नंबर 6 है। यहाँ पे लिखा है 60,000, 12% वाले डिबेंचर कंपनी ने इशू करने, 100 रुपए का डिबेंचर है, 5% की प्रीमियम है। तो दीदी पहले इशू की तो एंट्री बनाई दे। इशू की डेट बताई नहीं है तो हम एंट्री बनाते हैं पहली। बोलो इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, चलो बेटा कितने डिबेंचर है, 60,000। अच्छा एक डिबेंचर कितने का है मेरे बेटे, 100 का। बट रुपए कितने ले रहे हो, 105। ज्यादा ले रहे हो ना। कितना हो गया, 60 इंटू 105, कितना हो गया दीदी, 63 लाख। अब इसकी दूसरी एंट्री बनाओ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। दीदी सही कह रहा हूँ। दीदी यहाँ तो आएगा 60 लाख। कैसे, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना आ जाएगा दीदी, 3 लाख। अब ये बताओ भूत रैंक चुड़ैल है, रिटर्न भी करेंगे प्रीमियम पे है, 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तो क्या करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ। लॉजिक बताता हूँ, भविष्य में ज़्यादा रुपए दे रहे हैं, खर्चा खर्चा मान के डेबिट, और रुपए देने का भविष्य में, तो हमारी लायबिलिटी बन गई, लायबिलिटी मान के क्रेडिट। कितने रुपए हो गए, 60 इंटू 10 रुपये एक्स्ट्रा, 6 लाख। ये तो बन गई इशू की एंट्री, क्लियर है ना। अब क्या बना दिए, डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डीआरआई आएगा टू बैंक, पैसा जाएगा। दीदी डीआरआई कितना बनेगा, जितने डिबेंचर इशू करें, रिडीम करने वाली हो, 60 लाख, तो कितना परसेंट, 15 छिक्का 90, 9 लाख का डीआरआई। बोलो आइए ना। रिडम्पशन से पहले क्या करोगी, डीआरआई बेच दोगी, क्योंकि अब तो एक बार में खत्म कर रहे हो ना सारे डिबेंचर, कोई लमसम वाला केस नहीं है। लमसम, सॉरी सॉरी, ड्रॉ लॉट वाला केस नहीं है, लमसम वाला केस है, समझ गए। अब बनाते रिडम्पशन एट प्रीमियम की एंट्री। डिबेंचर है लायबिलिटी, लायबिलिटी है क्रेडिट, खत्म कर देंगे, पैसा देना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, खुद देख लो।
पहले क्रेडिट था, अब डेबिट कर दो। बोलो हाँ या ना। 2 डिबेंचर होल्डर, 60 लाख के डिबेंचर, 60,000 इंटू 100, 60,000 इंटू 10, 6 लाख। 2, सही है। नाउ पेमेंट दे दी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, आया। बोलो हाँ या ना। लॉस की राइट ऑफ इन्होंने मांगी नहीं है। अगर देखो लॉस राइट ऑफ की एंट्री बनानी होती ना, तो लॉस है 6 लाख का, तो और 3 लाख का तुम पे सिक्योरिटी पेमेंट है, तो इस लॉस को कवर कर दो। 3 लाख तो सिक्योरिटी पेमेंट से और बाकी 3 लाख पीएनएल से। मतलब एंट्री बनती है तुम्हारी सिक्योरिटी पेमेंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 3 3 6। अब तो पहला पार्ट कर लोगे, अब तो आसान ही वाला। इशू की एंट्री बनाना प्रीमियम पे, वो डिडाइन चुड़ैल है नहीं, फिर डीआरआई की एंट्री, डीआरआई सोल्ड की एंट्री, डी और पे आया। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या लिखा है? सिटी फाइनेंस लिमिटेड एक कंपनी है, अलिस्टेड कंपनी, इशूड। देखो क्या लिखा है वर्ड यहाँ पर दे दी, इशूड। और कौन सी कंपनी है? लिस्टेड। डीआरआई बनेगा, डीआरआर नहीं बनेगा। कितने डिबेंचर इशू कर रही है? 1 लाख। कितने परसेंट वाले? एक डिबेंचर कितने का है? एट ए डिस्काउंट ऑफ, मतलब 50 का डिबेंचर दे के 5 रुपये कम लेके 45 रुपये लेगी। ये बात डाइजेस्ट हो गई? हो गई। कब कब इशू कर रही है? 30 जून को। रिडम्पशन कब करेगी? डीआरआई कब बनाओगी ये बताओ। चलिए कम करते पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, लोगों ने सारे डिबेंचर खरीद लिए। द कंपनी मेड लीगल रिक्वायरमेंट, कंपनी ने लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करा। लीगल रिक्वायरमेंट क्या दी है? तो डीआरआई, डीआरआई इधर डीआरआर तो होगा नहीं, क्या होगा? डीआरआई। इन्वेस्ट इन द फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक अर्निंग इंटरेस्ट 10% पर एनम 1 अप्रैल 2020 एंड टीडीएस दे रखा है 10% का। क्या लिखा है? पार्शियल एंट्री फॉर इशू की एंट्री, रिडम्पशन की एंट्री अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की एंट्री। इन्वेस्टमेंट कब करी है बता रखा है इन्होंने, 1 अप्रैल। अगर 1 अप्रैल नहीं बताता तो 30 अप्रैल लिखता मैं यहाँ पर। आया समझ में नहीं आया? एक बार क्वेश्चन को तसल्ली पूर्वक पढ़ लो, फिर कहानी में आगे बढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ लो एक बार। टाइम नहीं बनाए, टाइम में बनाते हैं, ठीक है। टाइम में बनाते थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सेशन 7। बताओ डिबेंचर कब इशू कर रहे तुमने? रिडम्पशन कब करोगी? इशू करे तुमने डिस्काउंट पे 1 लाख 9% वाले, 1 लाख 9%, 50 का एक है, 5 का डिस्काउंट है, 45 में आया। रिडेम्पशन किस पे करोगे? पार कुछ बोला नहीं तो पार, मतलब 50 के बदले नो भूतनी, नो डायन, नो चुड़ैल। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी कब? 1 अप्रैल 2019। डीआरआई कितना? डीआरआई जितने डिबेंचर तुमने इशू करे हैं उनकी फेस वैल्यू, जितने डिबेंचर तुमने रिडीम करे हैं उनकी फेस वैल्यू का 15 × 75, 50 लाख का 15%, 7.5 लाख। सही है। इसके ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10%। क्लियर ही नहीं है? यहाँ तक क्लियर है? और कोई कहानी बोली उन्होंने? टीडीएस बोला हुआ है।
इस पे टीडीएस भी कितना है, टीडीएस भी 10% है और इंटरेस्ट भी 10% है, सही है ना। बस आ जाओ, तो देखो तुम क्या करोगे, पहले इशू की एंट्री, हाँ, फिर यहाँ पे डीआरआई, इशू की दोनों एंट्री बनेगी, फिर डीआरआई की एंट्री, फिर यहाँ पे डीआरआई सोल्ड की, बट डीआरआई सोल्ड से पहले पता है क्या लगाओगे, नहीं डीआरआई इंटरेस्ट इसमें टीडीएस आएगा, देन डीआरआई सोल्ड, एंड देन रिडम्पशन की ड्यू, एंड देन रिडम्पशन की पे। समझ गए, आ गया। बस आने शुरू करें। देखो पहले लगाते 30 जून, इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डन है मेरी बात। कितने डिबेंचर इशू करे मैंने, 1 लाख, और कितने रुपए ले रहा हूँ मैं, 45 रुपए। दीदी कितने परसेंट डिबेंचर है ये, 9। यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आएगी, क्लियर है। और क्या कर दोगे यहाँ पे, डिस्काउंट ऑन कितने रुपए, 5 रुपए, मतलब 5 लाख, है ना, 5 का लॉस हो रहा है इस पे, डन। कोई बुद्धि डाइन चुड़ा रहे नहीं तो मैं लॉस में इशू और रेट प्रीमियम को क्रेडिट कर देता, क्लियर है ये नहीं है। अच्छा, अगर देखो मैं यहाँ पर आता हूँ, सुनो, इनका ईयर एंड कब आएगा, 18 के बाद, 19 ही तो आएगा, 31 मार्च 19। दीदी कितना समय बैठेगा ये, अप्रैल और मई, ये 10 महीने बैठेगा, बैठेगा नहीं बैठेगा। इन्होंने डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री नहीं मांगी, डीआरआई वाले इंटरेस्ट की मांगी, डिबेंचर इंटरेस्ट की नहीं मांगी। एक काम करते मैं बना दूं, समझ में आ जाए, ठीक है, मांगी नहीं है, बना रहा हूँ। और हम ये मान के बना रहे हैं कि कंपनी साल के एंड में क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। ये वाली बात क्लियर हो गई, हाँ दीदी, मांगी नहीं है एंट्री, बाहर बोल रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ अपनी मर्जी से सिखाने के लिए। पहले आएगा 31 मार्च 19, इंटरेस्ट में तुम्हारी एंट्री बनती है 3, ड्यू पे ट्रांसफर है, अप्रैल मई जून, सही कह रही है, 9 महीने बैठेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, दीदी क्लियर है। इंटरेस्ट दे दे फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू कितनी है, 50 लाख की, कितना परसेंट, 9%, कितने महीने का, 9 महीने, सही कह रहे हैं। 50 लाख का 9% इंटू 9/12, दीदी कितना आ गया, 337,500, सही कह रहा हूँ। आपको याद होगा मैंने कैसे कहा था, अगर मुझे इंटरेस्ट देना है तो मेरा तो खर्चा है, मैं कंपनी हूँ, बट तुम्हें सबकी क्या बनेगी, इनकम, इनकम के ऊपर कंपनी क्या काटेगी, तुम्हारा टैक्स, टीडीएस, जो कंपनी को जमा कराना है सरकार को। कितना परसेंट टीडीएस बोला है, 10%। ये बता, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जितने तुम्हारी इनकम है ना, इनकम यही है तुम्हारी, बाकी रिमेनिंग अमाउंट कंपनी तुमको देगी टैक्स काटने के बाद। नहीं, टीडीएस वहाँ पे भी आएगा ना, टीडीएस हर इंटरेस्ट पे आता है। ये तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जैसे तुम्हें रिकॉल हो जाए कि हाँ टीडीएस के एंटर में क्लियर है, डेबिट होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब पे करो। ये वो एंट्री जो क्वेश्चन मांगी नहीं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ बस, ये वाली एंट्री सिर्फ इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट देने की, और ये टीडीएस सरकार को दे दो। बोलो हाँ ये ना, तुम्हारा पैसा तुमको दे दिया और सरकार का पैसा सरकार को दे दिया, डन।
अब आया क्या, सॉरी, अब क्या आया, ये डेट हो गई, ये डेट हो गई, अब आई ये वाली डेट, डीआरआई बना देती थी 1 अप्रैल 19, यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ बगल में, 1 अप्रैल 19, डीआरआई डेबिट, इन्वेस्टमेंट आ रही है पैसा, दीदी क्लियर है, कितना था, 7.5 लाख निकाला था ना आपने, हाँ, चलो, अब क्या आएगा, 31 मार्च 20, रिडेम्पशन का टाइम आ चुका है, बट रिडेम्पशन से पहले क्या होगा, डीआरआई शॉर्ट, लेकिन शॉर्ट से पहले क्या होगा, डीआरआई इंटरेस्ट, लेकिन डीआरआई इंटरेस्ट से पहले क्या होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट, जो मांगा नहीं है, डीआरआई इंटरेस्ट तो मांगा है, डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं मांगा, तो यही एंट्री यहाँ रिकॉल होंगी, ये वाली जो मैंने बगल में बनाई है ना, वहाँ ये रही, ठीक है, ये दोबारा रिपीट होंगी, समझिए दीदी, बोलो, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू डीडीएस पेबल, क्लियर है दीदी, कितना इंटरेस्ट लगेगा, सर वही, मैंने 50 लाख के डिबेंचर इशू कर रखे हैं, उनके ऊपर कितना परसेंट, और तो 12 महीने का लगेगा, अब 9 महीने का नहीं लगेगा, कितना बढ़ गया, और 4.5 लाख का 10%, 45,000 सरकार काटेगी टीडीएस, 4,05,000 लोगों की झोलियों में जाएंगे, पे करो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तुम्हारा पैसा तुमको दे दो, टीडीएस पेबल टू, आ गया, क्लियर है, अच्छा लेकिन एक एंट्री रह गई थी बेटा, पता क्या, ट्रांसफर एंट्री यहाँ पर, जो डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू और पे तो हो गया था, ट्रांसफर रह गए थे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट, कितना डिबेंचर इंटरेस्ट यहाँ पर, 33,7500, सही है, ऐसे ही यहाँ बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, दीदी कितना, 4.5 लाख, ये इंटरेस्ट वाली एंट्री मांगी नहीं, मैं बना रहा हूँ, डिबेंचर इंटरेस्ट देने वाली, अब डीआरआई इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिलेगा, अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसा आएगा, सेवा देनी है, एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट मेरी इनकम, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, यदि कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है 7.5 लाख की, उसका कितना परसेंट, 1 अप्रैल को करी थी इन्वेस्टमेंट, 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे 12 महीने बैठ गए, अरे बोलो आइए ना, लेकिन जैसे मैं किसी को इंटरेस्ट देता हूँ और मैं टीडीएस काटता हूँ, ऐसे कोई बंदा मुझे भी इंटरेस्ट दे रहा है तो वो मेरा टीडीएस काटेगा, तो जब टीडीएस कटेगा तो मेरे लिए क्या बनेगा, खर्चा, इसे बोलते हैं टीडीएस कलेक्टेड, कि मेरे पास से टीडीएस कलेक्ट हुआ, अरे बोलो आइए ना, तो 7500 इंटू इसका 7500 कलेक्ट हो जाएगा मेरे पास से, मेरे पास नेट टीडीएस कितना आएगा, आज भी आ जाओ, कंबाइंड है ना, मैं नहीं कर रहा, समझे, अलग अलग सीखने में फायदा है, समझ में आती है एंट्रियाँ, बात क्लियर हो गई, अब ये इंटरेस्ट आ गया, टीडीएस कट भी गया मेरा, अब क्या होगा, हाँ अब डीआरआई बेच दो, बैंक डेबिट टू डीआरआई, डीआरआई कितनी करी थी मैंने, बस, अब क्या बना दोगे, रिडेम्पशन की ड्यू, लगाओ ड्यू एंट्री, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्या भूती रैंक चुड़ैल थी, नहीं थी, वो तो खत्म हो गया पहली, कितने डिबेंचर हैं, 50 लाख के बदले कितने रुपए दे रहे हैं, 50 लाख ही दे रहे हैं, और लगाओ एंट्री फिर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या डीआरआई बनाया था हमने,
क्योंकि लिस्टेड कंपनी थी। आ गया खत्म। मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा एंट्री यहाँ पे क्या लगाई, इंटरेस्ट देने वाली एंट्रियां जो मांगी नहीं थी क्वेश्चन, मैंने लगवा दी समझाने के लिए, समझ गए। और ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये तुम्हें कुछ भी याद न रहने का है, ये याद रहेगा। तो कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा है तो टाइमलाइन बना डालो, तुम्हें पैटर्न क्लियर रहेगा कि तुम्हें कौन सी कैसे एंट्री ठोकते हुए चलनी है। कभी भी कोई भी एंट्री मिस नहीं करने के और सिक्वेंस नहीं बिगाड़ने के। अच्छा लग रहा है नेक्स्ट टी शर्ट, किसने दी? है? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन पर 8 देखते हैं, फिर 9 और 10 भी देख लेंगे। मतलब ये तुम करना, मैं तुम्हें समझा दूंगा, और नहीं कर पाओगे तो मैं करा दूंगा। क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2013 को रेयन प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी कंपनी है पहले बताओ, और क्या लिखा है, क्या होगा, दोनों बनेंगे। ठीक है, ये कंपनी क्या करे, पहले से आउटस्टैंडिंग है, इशूड है, मतलब इशू एंट्री बनेगी। कितने डिबेंचर इशू करे, 2009% वाले 100 रुपये का डिस्काउंट पे, 100 रुपये का डिबेंचर देके 90 रुपये ले रही है, एंट्री क्लियर हो गई होगी, डिस्काउंट वाली एंट्री बनानी है। रिडीमेबल एट पार, अरे भूती डायल चुड़ैल नहीं है, कब है ना, कब इशू कर रही है। अच्छा रिडीमेबल कब है, 31/17 में, इशू हुए थे 13 में, रिडम्पशन होगा 17 में, मतलब 14, 15, 16, 17, 4 साल बाद। समझ गए, चलो आगे चलते हैं। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, सारे डिबेंचर बिक गए। टू मीट द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 13, कंपनी की लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करा है, क्या डिसाइड करा है, 10,000 का क्या बनाएंगे, डीआरआर। कब बनाएंगे, 31 मार्च 14 को। एंड द बैलेंस कब बनाएंगे, ये क्वेश्चन तुम्हें बकायदा डेट स्पेसिफाइड कर रहा है कि मैं डीआरआर कब बनाऊंगा और कितना बनाऊंगा। बोलो, क्वेश्चन डेट स्पेसिफाइड नहीं करता तो बताओ, 1 अप्रैल 13 के बाद ईयर एंड कब आएगा, 31 मार्च 14, मैं 31 मार्च 14 को सारा डीआरआर बना देता, 10% जो मुझे बनाना है। बोलो हाँ, ये ना, बट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 31 मार्च 14 में कितना बनाइयो, 10, और बाकी बचा कुछ कब बनाइयो, 15 में। तो पहले कैलकुलेशन कर लेते डीआरआर बनेगा कितना, बताओ कितने डिबेंचर मैंने इशू करे, 2,000, एक डिबेंचर कितने का, 100 का, 2 लाख का 10%, 20, 10 कब बन रहा है, 14 में, और बाकी 10 बचा 15 में। कहेंगे डीआरआर की एक एंट्री बनेगी, 2 बनेगी, एक बनेगी 31 मार्च 14 को, एक बनेगी 31 मार्च 15 को। पहली बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। फिर लिखा है, फिर लिखा है, फिर लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2016 द कंपनी मेड द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओ माई गॉड, क्या लिखा है, मतलब रिडेम्पशन कब है, 31 मार्च 17 को। उससे पहले क्या करेगी कंपनी, डीआरआई कब करेगी, 30 अप्रैल, उससे पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी डेट, क्वेश्चन ने डेट स्पेसिफाइड कर दी है, डेट स्पेसिफाइड नहीं होती तो क्या लगा दे, 30 अप्रैल लगा देते, समझिए नहीं। तो 1 अप्रैल 2016 में डीआरआई बनाओ, कितना डीआरआई बनाओगे, 2 लाख का 15%, दीदी कितना बैठेगा, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, डन है मेरी बात, बहुत बढ़िया। द इन्वेस्टमेंट फॉर इन कैश, इन्वेस्टमेंट इन कैश मतलब इन्वेस्टमेंट बेच दी, एंड डिबेंचर फॉर रिडीम ऑन द ड्यू डेट, वही वाली बात है, रिडीमशन से पहले डिबेंचर बेच, डीआरआई बेच दिया, डिबेंचर खत्म कर दिया है, ठीक है। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉस इन द ईयर इन विच दे अकर। ये पता क्या कहना चाह रहा है, तुम्हें लॉस हुआ था यहाँ पर एक बार, कहाँ हुआ है लॉस, इशू पे, ठीक है, इशू पे हुआ था, कितना हुआ था, 100 के बदले 90 रुपये लिए थे, तो 10 रुपये का लॉस था, एक डिबेंचर पे 10 रुपये का लॉस, तो 2,000 पे 20,000। ये कहना चाह रहे कंपनी की पॉलिसी है कि ये अपने इन लॉसेस को सेम ईयर में राइट ऑफ कर देगी। सेम ईयर का मतलब है जिस ईयर वो इशू हुए हैं, ठीक है, 4 साल में डिवाइड नहीं करेगी। बाकी तो मतलब वो मजे का रेशियो जो मैंने अभी तक सिखाया नहीं तुम्हें, उसमें नहीं होगा, ठीक है, वो सिखा दूंगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है नहीं है, क्या डिवाइड नहीं होगा। और इस लॉस को राइट ऑफ करने के 2 पैटर्न है, पहला क्या है, सिक्योरिटी पीएम, दूसरा क्या है, पीएम। क्या सिक्योरिटी पीएम पूरे क्वेश्चन में नजर आ रहा था, तो हम मानेंगे हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, सारा लॉस कहाँ से राइट ऑफ कर दोगी, कब करोगी, 31 मार्च 14 में, ईयर एंड में। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर, डीआरआई, डीआरआर, मैं डीआरआर बोल रहा था, हाँ डिबेंचर, क्लियर है।
आया समझ में नहीं आया? नहीं, इसलिए क्वेश्चन नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? मैं समझ तो कर लोगे? ये टाइमलाइन बना के दिखाऊं? अब देखो ये क्या है, ये ड्रॉ लॉट है। ड्रॉ लॉट समझते हो ना? डिवेंचर एक बार में खत्म नहीं हो रहा। कैसे खत्म हो रहा है? धीरे धीरे। पर्ची निकाली जाएगी, समझ गया ना? पहले तेरा पैसा फिर तेरा पैसा। बस मैंने एक बात यहाँ पे तुम्हें कल वाली क्लास में सिखा दी थी कि डिवेंचर रीडिंग मतलब ड्रॉ लॉट में कंपनी बार बार डीआरआई क्रिएट नहीं करती, क्योंकि हमारे कानून में लिखा हुआ है डीआरआई मेंटेन कर रहे हैं। डीआरआई सोल्ड की बात कहीं नहीं बोली हुई। सोल्ड तो हम अपनी मर्जी से कर देते हैं, क्योंकि हम अपने कॉमन सेंस यूज करते हैं कि भाई जब डिवेंचर खत्म करने वाले तो डीआरआई भी खत्म करना ही है। बट ड्रॉ लॉट में कंपनी को पता है कि मुझे आगे भी आने वाले रिडम्पशन के लिए डीआरआई मेंटेन करना है। ऐसे कंपनी अपने पहले वाली डीआरआई को बेचती, मेंटेन करके चलती है आगे तक। क्लियर ही नहीं है? मैंने दोनों पैटर्न बताए थे आपको, जो पैटर्न बेस्ट मैंने वो बता दिया था। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एक महिंद्रा लिमिटेड कंपनी है, एक अनलिस्टेड कंपनी है, नॉन एनबीएफसी और एचएफसी, यानी कि डीआरआई दोनों आएंगे। कंपनी क्या वर्ड आ रहा है? तो इशू की एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। पहले से कभी इशू हो गए थे, है ना? और 3000 डिबेंचर है, 10% वाला डिबेंचर है, 100 रुपए का डिबेंचर है। रिडीमेबल कैसे होगा? 3 बार में होगा इक्वली। कैसे? 1000 करके। कब से? एंट्री बना के दिखानी डीआरआई रिडम्पशन की। क्लियर है? कर पाएंगे वाला? किसकी टाइम में बनवा दूं? बनवा दूं? तू बोल नेहल, तू बता। अरे ये तो पढ़ के बैठे ना, मुझे पता है इससे बोर्ड में पहले तो होता है, ये तो हम कर देंगे। इसने अगर मना करा ना, इसे बताइए कितने बैचों से बर्खास्त होगा। तो बहुत अच्छी लगी। अकाउंट ना है ही अच्छा सब्जेक्ट। इंटरेस्ट लोगे, बस इतना होता है कि अकाउंट में 11th क्लास के अंदर बच्चे को खुद से पहले थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो थ्योरी होती है एक्चुअल, पता है थोड़ा। मैं तुम्हें सही बताऊँ, चलो कन्हैया, साइकोलॉजिकल क्या होता है कि स्कूल के टीचर्स भी ना उस थ्योरी के इतने पीछे पड़ जाते हैं गंदी तरीके से, उसका माइंडसेट ही चेंज कर देते हैं। उसको उसको ये लगने लगता है थ्योरी है क्या, ये तो झेलेगी नहीं। क्योंकि ये सवाल कोचिंग में 11th के बच्चों को तो पूछता है, भैया अकाउंट थ्योरी है क्या? ये थ्योरी सब्जेक्ट में? नहीं बेटा, प्रैक्टिकल भर भर के प्रैक्टिकल है, इसमें तो प्रैक्टिकल सीखोगे तुम सारा। बट क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर होते हैं थ्योरी वाले, उसको थ्योरी को इतना डेडिकेटली नहीं पढ़ा के ना, मतलब थ्योरी को इतना पढ़ाना चाहिए जितना बच्चे डाइजेस्ट कर जाए। नहीं, किताबी कीड़ा नहीं, वही किताबी शब्द चाहिए हमें, यही होएगा। उन पहले टेस्ट में नंबर ही नहीं ला पाता, जो हम नंबर लेकर आते वो बच्चे नंबर ही नहीं ला पाता। क्योंकि जब मैंने अपने जीवन का पहला टेस्ट दिया था, थ्योरी थोड़ी ना थी उसमें। उसमें जनरल एंट्रीज आई थी, उनमें अकाउंटिंग की क्वेश्चन आई थी, उसमें लेजर आया था, 40 नंबर का टेस्ट था। तो भाई जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, लिटिल बिट थ्योरी, आगे अच्छे नंबर। अब क्या नहीं, पहले 4 चैप्टर देंगे, 20 नंबर के टेस्ट लेंगे, 4 चैप्टर साले थ्योरी के हैं, उसमें चारों थ्योरी के हैं। ये भी है। बच्चा क्या करता है, क्या खोलेगा? इंडेक्स, पहला, सर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ रहा है, और मैं कभी किताब खोलता ही नहीं हूं। कोई भी ढंग का अकाउंट का टीचर होगा ना, वो कभी अकाउंट बुक से नहीं पढ़ाएगा, वो सिर्फ बुक को पता क्यों रेफर करेगा? जस्ट फॉर क्वेश्चंस, सिर्फ, और बाकी कुछ नहीं। और उसने, उस टीचर ने अपना ही मॉड्यूल बना रखा हो तो बात अलग है, वो भी नहीं देखेगा। भाई ये क्वेश्चन करना है, बाकी तुम अपने कर लोगे, ये होता है। अब बच्चे यार, अब ये होने लगा है स्कूलों के अंदर कि नहीं, बस थ्योरी को पहले डेडिकेटली, ये तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इतना थ्योरी पढ़ाया जाता था जिससे बच्चों से डाइजेस्ट कर जाए। बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट 2 लाइनों में बताएगा टीचर, मतलब 2 लाइनों में कहानी बना के। करेक्ट, 2 लाइनों का है, कहानी कितनी बना दो, जो हम बनाते थे 11th में कि ये देखो ये रहा मालिक, ये रहा उसकी फर्म, दोनों की एंटिटी अलग अलग है, ये एक मान रहे हो तुम, ये एक नहीं होते, 2 होते हैं, अकाउंट ऐसे ही कहती है इसे, है ना? क्यों ऐसे 2 करते हैं? क्योंकि बिजनेस की अपनी ट्रांजेक्शन है, मालिक की अपनी ट्रांजेक्शन है। मालिक ने चौपाटी भी बीवी को खाना खिलाया, वो मालिक की ट्रांजेक्शन है, उससे हमें मतलब नहीं है। बिजनेस ने सैलरी पे करी, हम इससे मतलब है। इतनी कहानी बतानी है।
बस दैट्स ऑल, बच्चों को याद हो गया। नहीं, वो किताबी टीएस केवल का किताबी ज्ञान पढ़, वही सब चाहिए, वही नंबर चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे, वो गलत है। बच्चे को इंटरेस्ट फैक्टर पता है अकाउंट में कहाँ से आता है? प्रैक्टिकल से आता है। और पता क्या है, बेसिक है वो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फाइनल में है, और मैं निकल चुका वहां से भाई साहब। सारे लॉजिक्स मैंने खुद क्लियर करे जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, कि मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे, मतलब मैं 11th 12th ऑलरेडी पढ़ा रहा था और एफआर पढ़ रहा था, और एफआर की जनरल एंट्री के सारे लॉजिक्स मेरे को क्लियर हो रहे थे मेरी 11th की जनरल एंट्री से। पढ़ नहीं पाएगा आदमी, आगे तक भी होती है, बेसिक वही है, बेसिक वही है। और बड़े बड़े टीचर ही कहते हैं जस्ट मेक एंट्री, जस्ट मेक एंट्री, मैं भी वही बोलता हूँ। 11th के बच्चों को क्या सिखाते हैं भाई, उसके पीछे पढ़ना पड़ता है, तो यही बता देगी 11th पढ़ी है मुझसे कि मैं पीछे पड़ जाता हूँ कि बिना रूल के लगाने एंट्री नहीं बननी। बच्चे क्योंकि क्या होता है, रूल लगाने में आलस आता है, मतलब वो होता है ना डेबिट वोट कम्स इन क्रेडिट वोट गोस आउट वाला, है ना, अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स जो होते हैं। हाँ, मॉडर्न तो अलग है, देख मॉडर्न तो वो होते हैं ना, 5 होते हैं मेरे भाई, एसेट लायबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस, ये ट्रेडिशनल रूल होते हैं। ट्रेडिशनल ये होता है, मेरे को सिखा रहा है। ट्रेडिशनल होता है मेरे भाई, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जिनमें 3 रूल लगते हैं। वो modern है। भाई अब मुझे नहीं पता तीसरा कौन सा पढ़ लिया तूने, मैं बता रहा हूँ, एक मॉडर्न है, मॉडर्न वही ट्रेडिशनल है, यही है, यही है। पर्सनल ट्रेडिशनल में 3 अकाउंट के नेचर होते हैं, पर्सनल या नॉमिनल, 3 के 3 रूल आते हैं। पर्सनल का होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल में आता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल में आता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। ये एक ही है, मतलब तू इसको 2 कर दिया तूने, वो एक ही है, ठीक है। तो अब ये रूल लगाने में बच्चों को आलस आता है, आएगा, आता भी है, ये खुद बता दी कि आता है। 1-2 क्वेश्चन तक तो वो लगाते हैं, तीसरे क्वेश्चन तक वो कहते हैं मैं नहीं लगा, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, क्योंकि कुछ एंट्री रिपीट होनी शुरू होती है, रट जाती है वो एंट्रियाँ, है ना, रिपीट करना शुरू कर देता है वो बालक उन एंट्रीज को। अब रिपीट करने के चक्कर में समटाइम वो एंट्री बनाना शुरू कर देता है, कैश टू कैपिटल, कैपिटल टू कैश, है ना, राम टू सेल्स की जगह सेल्स टू राम, उल्टी रिमाइंड मारनी शुरू कर देगा एंट्रियाँ। और ये हर साल होता है बच्चे के साथ, जो मतलब, और मैं बार बार इन्हीं बातों पे चीखता हूँ, भाई रूल लगा ले, भाई रूल लगा ले, ये खुद बताएगी। और बाकायदा बोल दो कि सिर्फ 6 क्वेश्चन बड़े बड़े, 6 क्वेश्चन बड़े बड़े रूल लगा लगा के, 6 क्वेश्चन बड़े बड़े रूल लगा लगा के, 7वें क्वेश्चन से तुम्हें रूल नहीं लगाने, तुम्हारा हाथ अपने आप चलेगा, लेकिन रूल लगा लो। और कभी भी अटक जाओ, कोई अटपटी ट्रांजेक्शन आ जाए, तुमने कभी पढ़ी ना हो, मैंने कभी पढ़ा ही ना, होता है, और होता कुछ नहीं, ऐसे नहीं कि पढ़ा नहीं है, लैंग्वेज ट्रबल्स आते हैं वो, तो कुछ नहीं है, बस उसका एक अनुवाद निकालो, रूल लगा दो। रूल लगाने में कितने सेकंड लगते हैं? 10 सेकंड भी नहीं लगते, लगा दो रूल, एंट्री तुम्हारी बन के तैयार। जिस एंट्री को बच्चा गलत करता है, उसी एंट्री को रूल लगवा के अपने सामने लगवाता हूँ, 23 बना देता है। मैं कहा ये सही कैसे हो रही है और यहाँ गलत क्यों हो रही है, और तू ही कर रहा है दोनों काम, वो खुद ही रूल नहीं लगाए थे, होता रूल यही है, नियम। और अकाउंट बेहतरीन है, अकाउंट पे कमांड आ गई, फाइनल तक की कमांड है, ये ध्यान रखना। और अकाउंट में जनरल एंट्री स्पेशल, ये बोलता हूँ मैं, बच्चा करने नहीं चाहता। और कई टीचर भी है नालायक, ऐसी बात नहीं बोलूंगा, मार्केट में कई बड़े बड़े टीचर भी नालायक बैठे हैं, एंट्रीज रेड, कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो तुमने वो चैप्टर पढ़ा होगा, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, भाई साहब वो उस बच्चे को नहीं आने का, तो जिसे जनरेटर नहीं, बिल्कुल भी नहीं आने का वो, एक्चुअल में वो एक ही दिन का है, एक ही दिन, लेकिन एक दिन का उसके लिए जिसको आता है, नहीं तो वो उसके लिए तो पता नहीं 10 दिन लग जाएंगे, जो सर खुजाएगा भाई क्या कर रहे हैं यार, जनरल एंट्री दोबारा मेरी जिंदगी में आ गई, वो भी कॉस्ट में। हमें लग रहा है कॉस्ट में एंट्री नहीं होती, कॉस्ट में आती है एंट्रियाँ, वो सिखाई जाती है इसलिए क्योंकि जिससे बच्चों को सैप समझ में आ जाए, क्योंकि आगे जाके बच्चे कई कई बच्चे सैप पे काम करते हैं, टैली से, टैली का जो अपर वर्जन है सैप पे काम करते हैं, तेरे कई हो सकता है क्लाइंट
तेरी फर्म के अंदर कई क्लाइंटों पे सैप लगा हुआ हो, सैप नहीं है, टैली, तो टैली सैप नहीं मिला ना, सैप सैप पे अलग पैटर्न पे ऑडिट चलता है, सैप पे कॉस्ट अलग चलेगा और फाइनेंस अलग चलेगा, मतलब उसे झेल पाने वाला कैड़ा काम है, उसमें टीम काम करती है, फिर वहां दिखता है कि भाई हाँ टीम काम कर रही है। मैं बताऊँ, और सैप पे अगर सैप का आइडिया होता है ना, प्रोफाइल अच्छा हो जाता है, प्रोफाइल अच्छा होता है, जॉब अच्छी लग जाती है कई बार, तो सैप की नॉलेज है बंदे को। हमारे यहाँ सैप है क्योंकि सैप के बंदे कम है, एक्चुअल में कम है, और रख लेते हैं। ये है, एक है स्टूडेंट मेरा, वो सैप पे ही करता है काम, वो भी सीए है, और वो पता है कैसा सीए, साइलेंट सीए है, पता नहीं चला वो सीए कब में बन गया, हमें ये भी नहीं पता चला उन्हें सीए कब ज्वाइन करी, कब बन गया। और जब एक दिन मिला चोपड़ा मंदिर पे, हनुमान मंदिर में मिला था, कहा, तू कब, कह रहा भैया सीए बन गया, ज्वाइन कब करी थी क्योंकि वो एक एवरेज बच्चा था क्लास का, और शायद बिलो ही एवरेज बोलूंगा मैं उसे, समझ लो, बस पढ़ने वाला था, पढ़ सकता था, बट काउंटिंग में नहीं आता था। वो एक होता है ना बच्चे काउंटिंग में आता, भाई ये है, ये सीए मटेरियल है, ये है सीए मटेरियल, ये बनेगा भाई, होता ना ऐसा। तो कुल मिला के वो बच्चे ऐसे काउंटिंग में नहीं आता था, और कह रहे मैं सीए बन गया। मैं ज्वाइन कब करी थी भैया, बस 12वीं के बाद आप भी करते थे प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है, तो बस मैं इंस्पायर्ड हो गया, मैंने सीए ज्वाइन कर ली, सेल्फ स्टडी करी थी भैया, सीपीटी में पास हो गया, फिर इंटर में भी मैंने थोड़ा सा पढ़ाई कर ली, ऑनलाइन कोर्स ले लिए और पास हो गया, क्योंकि अब कह रहे जॉब कर रहा हूँ, ये है, सही है? बस थोड़ा सा ये और बोल देता हूँ, 10वां, रेमंड लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, नॉन एनबीएफसी एचएफसी लिस्टेड है, याद रखना, क्या है, 7.5 8% वाले डिबेंचर ऑलरेडी है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, इशू की एंट्री बनानी नहीं है। रिडम्पशन कर रही है कंपनी 2000 डिबेंचर 1 सितंबर को और 1500 डिबेंचर 1 जून को, और बाकी बच्चे कब कर रही है, 1 सितंबर को एंट्री बना के दिखानी है, ड्रॉ अलॉट मेथड है, क्लियर है? नहीं होगा तो करिए। धन्यवाद जनाब, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।